हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग एमसीक्यूज। सो देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज समथिंग ऐसे संसाधन जो हमारी वांट्स नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, बट वो नेचर से आते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी और विंड है, सोलर पावर है, हाइड्रोथर्मल जो पावर है। सो ये सारी जो रिसोर्सेज है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज नेचुरल रिसोर्स। इसमें से कौन सा है नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो आपको ध्यान देना है जो नहीं है। तो सोलर एनर्जी, सन की जो ऊर्जा है, विंड एनर्जी, ग्राउंड वाटर, पेट्रोलियम, तो इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स, रीन्यूएबल स्पेसिफिकली पूछा गया, रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स नहीं है। अच्छा, रीन्यूएबल क्या होता है? रीन्यूएबल होते हैं कि जो बहुत जल्दी जल्दी नए बनते रहते हैं, रीन्यू हो जाते हैं, तो उनको रीन्यूएबल कहा जाता है। नॉन रीन्यूएबल वो होते हैं जो आप यूज कर लो तो वो बहुत टाइम तक जो है नए नहीं बनते हैं, रीन्यू नहीं होते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा रीन्यूएबल नहीं है, तो सोलर रीन्यूएबल है, विंड भी रीन्यूएबल है, ग्राउंड वाटर कुछ कॉन्टेक्स्ट में रीन्यूएबल है। बट अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है जो कि लंबे अंतराल के बाद बनता है, इसको बनने में मिलियंस बिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, तो ये रीन्यू नहीं होता है, बहुत जल्दी नया नहीं बनता है, तो इसलिए रीन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। बिकॉज इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो इसलिए नॉन रीन्यूएबल की कैटेगरी में आएगा। द टर्म रिसोर्स असेसमेंट जो टर्म है वो किस से के रिगार्डिंग है? रिसोर्स असेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिसोर्स असेसमेंट का मतलब होता है एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मतलब कि रिसोर्स असेसमेंट किया जा रहा है। असेसमेंट का मतलब है कि किसी चीज़ को मॉनिटर करना, किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को एसेस करना कि वो चीज़ कैसी है। तो बेसिकली जब हम रिसोर्स की मैपिंग करते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं, उनको क्वांटिफाई करते हैं कि रिसोर्सेज कितने हैं, किस क्वालिटी के हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिसोर्स असेसमेंट। सो बेसिकली इसकी क्वांटिटी की वो कितनी मात्रा में है, क्वालिटी की वो किस लेवल के हैं, यानी कि वो कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, कि वो उनको एक्सट्रैक्ट करना कितना ईजी है, या वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कितना प्योर फॉर्म में वो प्रेजेंट है, और किस जगह पे वो प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में वो प्रेजेंट है, इस सभी को बोला जाता है रिसोर्स असेसमेंट। और वो हम इसलिए करते हैं ताकि सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जा सके रिसोर्सेज का, उसको ओवर एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटालिक मिनरल इन इंडिया। इसमें से कौन सा जो है वो मोस्ट अबंडेंट मेटालिक मिनरल है, मतलब कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, एक काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, और वो मेटालिक मिनरल है इंडिया का। सो इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में अबंडेंट अमाउंट में जो मेटालिक मिनरल पाया जाता है दैट इज आयरन ओर। आयरन ओर मतलब और क्या होता है? और होता है एक मिनरल जहाँ से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो और में इम्प्यूरिटीज भी कंसिडर्ड हो जाती है, तो इम्प्यूरिटी के साथ जब मिनरल या मेटल प्रेजेंट होता है तो उसको और कहा जाता है। तो आयरन और मतलब कि ऐसा मिनरल या ऐसा और जहाँ से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आयरन जो है, आयरन और मोस्ट अबंडेंट मेटालिक मिनरल है इंडिया में। सो आयरन हैज़ वास्ट आयरन और रिजर्व्स। ये इसलिए अबंडेंट है क्योंकि अलग अलग स्टेट में ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, स्पेशली उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में अच्छी क्वांटिटी में आयरन और मिलता है। विच नेचुरल रिसोर्स इज primarily यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स या इसमें से कौन सा जो ओर है वो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब वहाँ से उस ओर से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं। सो बॉक्साइट जो है वो ओर है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, यानी कि इम्प्यूरिटीज जब कंसीडर होंगी, इम्प्यूरिटीज प्लस मेटल, ये क्या होगा? इम्प्यूरिटीज प्लस मेटल इज इक्वल्स टू ओर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि और एक ऐसा मिनरल है जहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? मेटल निकाल सकते हैं, है ना। सो बॉक्साइट जो है वो प्रिंसिपल ओर है जिसमें से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड इज रिफाइंड टू प्रोड्यूस एल्यूमिनिया एंड एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। विच इंडियन रिवर बेसिन इज कंसिडर्ड द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड। इसमें से कौन सा इंडियन रिवर बेसिन, कौन सा इंडियन रिवर बेसिन जो है वो मोस्ट वाटर स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है, मतलब कि वहाँ पे पानी की कमी है, वाटर डेफिशिट एरिया वहाँ का है। सो कावेरी रिवर बेसिन वो एरिया है जहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, बट लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी है, लिमिटेड वाटर सप्लाई है, जिसकी वजह से क्या होता है? इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं,
क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई उतनी है नहीं, तो हर इंसान ये चाहेगा, हर स्टेट ये चाहेगा कि पानी वहाँ का मुझे मिले और मुझे मिले, तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। फॉरेस्ट इन इंडिया आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, जो हमारे फॉरेस्ट हैं इंडिया में वो किस बेस पे क्लासीफाई हैं। सो फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में अराउंड 16, देयर आर 16 कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट। सो वो किस बेस पे कैटेगराइज हैं, दे आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वेजिटेशन टाइप। सो किसी एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, उस एरिया में उसी तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन और वेजिटेशन टाइप फॉरेस्ट जो है वो किस तरीके से कैटेगराइज है। तो ये जो है चैंपियन एंड शेट ने ये क्लासिफिकेशन किया था 1968 में, कि उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट को बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वेजिटेशन टाइप उन्होंने इनको कैटेगराइज किया। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉट मैप्ड इफेक्टिवली अंडर रिमोट सेंसिंग। इसमें से कौन सा रिसोर्स ऐसा है जो कि रिमोट सेंसिंग के द्वारा भी इफेक्टिवली मॉनिटर या मैप नहीं किया जा सकता है। सो लैंड कवर को ईजिली हम मॉनिटर कर सकते हैं, मिनरल को भी आराम से कर सकते हैं, वाटर बॉडीज को भी ऊपर से रिमोट सेंसिंग के थ्रू देखा जा सकता है। अब एक एयर ऐसा कंपोजिशन है जिसको रिमोट सेंसिंग के द्वारा इफेक्टिवली नहीं देखा जा सकता। रिमोट सेंसिंग क्या करता है, रिमोट सेंसिंग जो है सैटेलाइट्स के थ्रू डेटा प्रोवाइड करता है ऐसे एरियाज का जहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। सो बेसिकली रिमोट सेंसिंग जो सरफेस फीचर्स हैं, मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो फिजिकल सरफेस फीचर्स हैं, उनको देखने के लिए ये बहुत अच्छा है। उनको आराम से आसानी से देखा जा सकता है रिमोट सेंसिंग के थ्रू। बट एयर की जो केमिस्ट्री है, एयर की केमिस्ट्री इट रिक्वायर्स इन सीटू और एटमॉस्फेरिक सैम्पलिंग टेक्निक। तो इसके लिए, क्योंकि एयर जो है वो सरफेस से ऊपर होती है ना, हवा होती है वो, हवा बहुत रैंडम होती है, तो वो बहुत जल्दी मूव कर जाती है। तो एयर की जो केमिस्ट्री है इसको इन सीटू और एटमॉस्फेरिक सैम्पलिंग टेक्निक की मदद से देखा जा सकता है, इसलिए रिमोट सेंसिंग इसके लिए इफेक्टिव टेक्निक नहीं है। विच ऑफ दीज इज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मतलब उनको ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलेंगे, या एक तरीके से उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर देखने को से मिलेंगे। सो आंसर इज सी, रिसोर्स डिप्लीशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर आप अपने ज़रूरत से ज़्यादा या ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो रिसोर्सेज को, फॉर एग्जांपल कि अगर हम मिनरल को पृथ्वी से, अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी माइनिंग कर रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसकी माइनिंग कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, रिसोर्स डिप्लीट हो जाएंगे, मतलब कि जो मिनरल्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। और यही सब बातें जो है वो हर रिसोर्स पे अप्लाई होती हैं। तो रिसोर्स डिप्लीशन देखने को मिलेगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। सो अनसस्टेनेबल जो यूज़ है वो सॉइल इरोजन क्रिएट करता है, यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो जाएगा, वाटर स्कैरसिटी हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, पोल्यूशन उसकी वजह से होगा। सो ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये सब आते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की कैटेगरी में। और इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं वो तो ख़त्म होंगे ही, तो रिसोर्स डिप्लीशन भी होगा। कैरिंग कैपेसिटी किसे बोला गया है। अच्छा, कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर एक शॉर्ट है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं, उससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर भी इंक्लूड है कि कैरिंग कैपेसिटी एक्चुअली होता क्या है। वीडियो का जो लिंक है वो मैं आई बटन में जो कार्ड है वो मैं पिन कर दूंगी, यू कैन गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट एन इन्वायरमेंट कैन सस्टेन। एक इकोसिस्टम, एक इन्वायरमेंट की ना एक कैपेसिटी होती है कि इतने ही पॉपुलेशन को वो क्या कर सकती है, सस्टेनेबली सर्वाइव करा सकती है। सो उसके पास इतने ही रिसोर्सेज हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है, मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है, सपोर्टेबल जो पॉपुलेशन है जिसको वो सपोर्ट कर सकती है अच्छे से, यानी कि उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर। सो सपोर्टेबल पॉपुलेशन, जो मैक्सिमम सपोर्टेबल पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट करा सकती है अपने रिसोर्सेज के थ्रू, उसको उसकी कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है इन्वायरमेंट की या इकोसिस्टम की। विदाउट डिग्रेडेशन द इन्वायरमेंट, मतलब अगर उससे ज़्यादा, इस मैक्सिमम पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा, क्योंकि ओवर एक्सप्लोटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, है ना। तो वही बात बोली गई। तो कैरिंग कैपेसिटी एक बैलेंस है डिमांड और सप्लाई के बीच का, मतलब कि इन्वायरमेंट कुछ सप्लाई करता है रिसोर्सेज का, और पॉपुलेशन कुछ डिमांड करती है। तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिसको इन्वायरमेंट सर्वाइव करा सकता है,
अपने रिसोर्सेज को प्रोवाइड करके, दैट इज़ नोन एज कैरिंग कैपेसिटी, कि इतना ही पॉपुलेशन को वो कैरी कर सकता है अपने इन्वायरमेंट के अंदर। Which of the following tool is used to assess land use and land cover changing over time? इसमें से कौन सा टूल है जिसकी मदद से हम लैंड यूज और चेंजिंग लैंड कवर को देख सकते हैं, लैंड पैटर्न को देख सकते हैं विद टाइम, जो लैंड पैटर्न बदल रहा है, जो लैंड कवर चेंज हो रहा है और जो लैंड यूज चेंज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, सो उसको हम किस टूल की वजह से देख सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी अभी ऊपर आपको एक क्वेश्चन में बताया कि रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम सरफेस जो फीचर्स हैं उनको आसानी से देख सकते हैं। और अगर हम लैंड कवर की बात करें तो लैंड कवर इज़ अ सरफेस फीचर जो कि पृथ्वी पर एग्जिस्ट है लैंड कवर। तो उसको वो किस तरीके से बदल रहा है, किस तरीके से उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ये रिमोट सेंसिंग और जीआईएस मैपिंग की मदद से आसानी से हम देख सकते हैं। सो आरएस यानी रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि जीआईएस की मदद से हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि डिफोरेस्टेशन किस लेवल पे हो रहा है, किस जगह पे डिफोरेस्टेशन ज़्यादा है, अर्बन स्प्रोलिंग कहाँ है, अर्बन स्प्रोलिंग मतलब शहरीकरण किस तरीके से बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर किस तरीके से शिफ्ट हो रही है, इकोसिस्टम किस तरीके से बदल रहा है। ये हम कैसे देख सकते हैं, हम सैटेलाइट इमेजनरी की मदद से देख सकते हैं, सैटेलाइट इमेजिंग की मदद से हम इसको देख सकते हैं, स्पेशल डेटा हम एनालाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली लैंड कवर की अगर हम बात करें तो किस तरीके से बदलते हैं, मान लो कि किसी जगह पर आज फॉरेस्ट है, कल को वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, डिफोरेस्टेशन हो गया और वहाँ पे शहरीकरण यानी कि इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई हैं या रेजिडेंशियल एरिया सेटअप हो गए, तो लैंड कवर बदल गया है। किसी एरिया में एग्रीकल्चर फील्ड है, वहाँ पे हमने फॉरेस्ट लगा दिए हैं, लैंड कवर बदल जाएगा। किसी एरिया में फॉरेस्ट है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल एरियाज यानी एग्रो फॉरेस्ट एरियाज हमने सेटअप कर दिए, तो लैंड कवर चेंज हो जाएगा। तो जो लैंड एरिया है उसका जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, विद टाइम वो किस तरीके से बदल रहा है, सो दैट इज़ नोन एज चेंजिंग लैंड कवर। तो उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, सैटेलाइट की मदद से यानी कि रिमोट सेंसिंग की मदद से, या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस की मदद से उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। So this is it in this video about natural resources. If you have any query regarding this video, regarding any content of this video, please feel free to ask me. You can reach me out through email, which I have provided in the description box. And you can also comment me in the comment section. I will be more than happy to cater your query. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एचपीएससी की जो इन्वायरमेंटल साइंस की डेट्स है वो भी जल्दी रिलीज हो जाएंगी। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। एंड दीज क्वेश्चन आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अदर इन्वायरमेंट एग्जाम। ये सिर्फ एचपीएससी के लिए ही नहीं, अदर इन्वायरमेंट के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डेटा है वो इन्वायरमेंटल साइंस के रिगार्डिंग ही ये डेटा है। सो येस, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अदर इन्वायरमेंट रिलेटेड एग्जाम, जैसे कि सीपीसीबी, एसपीसीबी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और अदर जो इन्वायरमेंट के एग्जाम जो कि मास्टर्स और बैचलर्स रिलेटेड या पीएचडी रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं। So as of now, this is it in this video. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.